प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए उस मंच से अब बाहर आ चुके हैं और यहां पर बड़ी संख्या में लोगों का अभिवादन करते हुए, उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए यहां पर देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कृष्णनगर में इस वक्त मौजूद हैं और अपना ये रोड शो आरंभ करते हुए नजर आ रहे हैं। हाथ हिलाकर वहां पर मौजूद तमाम लोगों का अभिवादन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। थोड़ी देर पहले उन्होंने कहा था मंच पर कि बंगाल के विकास के लिए जनता से हम वोट डालने की, जनता से अपनी राय बनाने की अपील करते हैं। और अब देखिए लोगों के बीच खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। अक्सर हमने देखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐसे दौरों में ये एक अहम कार्यक्रम होता है रोड शो का, जिसमें वो सीधे जनता से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। स्वागतम श्री नरेंद्र मोदी, स्वागतम रानी ज्योतिर्मयीर पुण्यभूमिते श्री नरेंद्र मोदी, स्वागतम श्री नरेंद्र मोदी, स्वागतम कृष्णनगरेर पुण्यभूमिते श्री नरेंद्र मोदी, स्वागतम मोदी 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 मोदी। মায়েরা আপনাদের সামনে এগিয়ে আসছেন, আপনারা উলুধ্বনি দিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানান। মায়েরা উলুধ্বনি দিন, মায়েরা উলুধ্বনি দিন। নরেন্দ্র মোদীজি স্বাগতম, নরেন্দ্र मोदी जी स्वागतम। भारतवर्ष यशस्वी प्रधानमंत्री की नरेंद्र मोदी जी के कृष्णनगर माटीते स्वागत जाना। कृष्णनगर की इससे पहले कल आरामबाग में थे जहां पर जनसभा को संबोधित किया और आज भी जनसभा को संबोधित करके अब लोगों के बीच में जो रैली स्थल है वहां से रोड शो प्रधानमंत्री का और किस तरह से तमाम जो लोग वहां पर खड़े उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए। चारू प्रज्ञा जी, जो सवाल मैंने आपसे पूछा था और जो सवाल प्रबीर जी की तरफ से उठाया था उस पर आप जवाब दे रही थी, बताइए। मैं यही कह रही थी कि आप पहले तो इनकी सोच देखिए कि छोटी सी जगह है, गरीब सी महिला है, उनके कहने से क्या होता है। और यही वजह है कि तब से लेकर अब तक ये महिला अपनी आवाज उठाने तक की हिम्मत नहीं बटोर पा रही थी। ये एक टीएमसी का गढ़ माना जाता है। जो नेता है शेख शाहजहां, उसको यहाँ पे बाहुबली कहते हैं, उसको भाई कहते हैं। उसके ऊपर तमाम मामले हैं, 42 मामलों के बारे में तो चीफ जस्टिस ने कहा है पश्चिम बंगाल के हाई कोर्ट के। उन्होंने ये कहा कि आपके खिलाफ इतने मामले हैं कि 10 साल भी हम आपको सलाखों के पीछे रख सकते हैं। ये है सच्चाई उस इंसान की। लेकिन जो सवाल उनकी तरफ से काउंटर में उठाया जाता है, चाहे वो टीएमसी के प्रवक्ता हो, लेफ्ट के भी नेता, कि आप मणिपुर को स्किप करते हैं। आप एनसीआरबी के जो डेटा आता है उसमें उत्तर प्रदेश, सुन लीजिए सवाल, उत्तर प्रदेश के मामले आते हैं क्राइम के, वहां इस तरह का एग्रेसिव बीजेपी नहीं दिखता। लेकिन जैसे ही किसी नॉन बीजेपी, नॉन एनडीए सरकार के इलाके में या उनके राज्य में ऐसी घटनाएं होती, पूरा बीजेपी ऑर्गेनाइजेशन क्रांति लाने के लिए वो जमीन पर उतर आता है। ये क्यों? अपराध की जो राजनीतिक परिभाषा है उसमें इतना फर्क क्यों? मुझे तो बल्कि ऐसा लग रहा है कि आप उल्टी तरफ से बोल रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मैं उनके सवाल रख रहा हूं, वो सवाल हमारे डिबेट में आपसे ही पूछते हैं, इसलिए आपको देना चाहिए उत्तर इसका। आप मेरे जवाब का इंतजार करेंगे प्लीज जी। तो अगर किसी ने मणिपुर के ऊपर प्रधानमंत्री के बयान नहीं सुने तो मुझे लगता है उनकी सुनने में कोई कमी रह गई है, या हमारे भी बयान नहीं सुने तो उनके भी सुनने में कोई कमी रह गई है। हर दिन हमने आके मणिपुर पर बात करी और मणिपुर पे बात करने के लिए हमने दूसरे केसेस को उठाकर एक महिला की तुलना दूसरी महिला से नहीं करी है कभी भी। और यही मुझे सबसे शर्मनाक लगता है। आप एनसीआरबी के डेटा की बात करते हैं तो डेटा के साथ साथ क्या आप ये भी बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या है, और अगर आपको रेप के मामले या यौन शोषण के मामले गिनने हैं तो पर मिलियन गिनने चाहिए। चारू जी, एक और काउंटर है जो कि टीएमसी लगातार कर रहे हैं, टीएमसी वाले नेता लगातार कर रहे हैं, वो ये काउंटर कर रहे हैं कि संदेश खाली का जो मसला है वो इसलिए आज इतना गर्म हुआ है। ये उनकी तरफ से काउंटर में चाहूंगा आप इस पर जवाब दें। वो ये बोल रहे हैं कि आरएसएस का जो गढ़ है वो बन गया और दो समुदायों के बीच का जानबूझकर मामला बनाया जा रहा है लोकसभा चुनाव से पहले, ये आरोप लगाया जा रहा है। देखिए, दो समुदाय का मामला बनाना भी टीएमसी का ही काम है, क्योंकि हमारे लिए उत्तम सरदार भी उतना ही गुनहगार है जितना शेख शाहजहां। और इसमें धर्म की बात कहीं नहीं आती। हाँ, लेकिन जब बच्चियों को, महिलाओं को ये देख देख कर चुना जा रहा था कि उनका रंग रूप कैसा है, कि उनकी उम्र क्या है, उनका धर्म क्या है, तो क्या हम इस बारे में बात ना करें? उनको जब ढूंढ कर टीएमसी के ही कार्यालय में हर रात। ठीक है, तो ये प्रश्न हम प्रबीर बिस्वास जी से ही कर लेते हैं। प्रबीर जी, ये बात तो
प्रवीण बिस्वास जी, ये बात डिनाई करना मुश्किल है कि बंगाल पुलिस तब जागी जब बीजेपी के कार्यकर्ता नेता सड़कों पर आए, जब ईडी के लोग गए शाहजहां शेख के पास तो उन पे हमला हुआ, बंगाल पुलिस गायब थी। इसी तरह के हमने सीबीआई के केसेस में देखा, सेंट्रल एजेंसी जब काम करने जाती है तो उसके साथ बंगाल सरकार का रवैया क्या रहता है। ये बंगाल में क्या भारत के जो एक सिस्टम है उससे अलग थलग कोई व्यवस्था चल रही है, जहां पर तभी कुछ होगा जब इस तरह से कोई पार्टी जान जोखिम में डालकर मुद्दे उठाएगी, तभी सरकार जगेगी, तभी पुलिस जगेगी। ऐसा एक मैसेज जाता दिखाई दे रहा है। सही बात बोले आपने, एकदम बिल्कुल सही बात बोले। लेकिन मैं चारू प्रज्ञा जी का एक बात में खंडन करना चाहता हूं कि उन्होंने बोले मैं छोटा एक ब्लॉक बोला और छोटे महिला के बारे में बोला। मैं कोई महिला के बारे में जिक्र तक नहीं किया, अपने बात मेरे मुंह में वो बैठा दिए, ये गलत है। और रहा बात बंगाल और ईडी सीबीआई, देखिए सिर्फ ईडी सीबीआई जो है वो कैसे काम करती है, कैसे उनका काम का रवैया है, किन किन के ऊपर उनका आरोप है, किन किन के पास वो जाते हैं। देखिए यही पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी रहते हैं। जिस मामले में टीएमसी पार्टी के लोगों को डिस्टर्ब किया जा रहा है, उसी मामले में शुभेंदु अधिकारी भी है, उनको पैसा लेते हुए दिखा गया। बीजेपी का पार्टी ऑफिस से फोटो दिखाया गया, फिर भी शुभेंदु अधिकारी को नहीं बुलाते। ऐसे बहुत सारे मिसालें हैं, बहुत सारे। लेकिन ये बातें शाहजहां शेख को क्या लाइसेंस देती हैं कि ईडी के अधिकारियों पर जानलेवा हमला कर दे? शाहजहां शेख के बारे में संदेश खाली में किसी भी नेता को अपनी अराजक सत्ता चलाने का क्या लाइसेंस दे देंगी? अगर ऐसी तुलनाएं हम ऐसा कंपैरिजन करें तो क्या उसको टीएमसी द्वारा डिफेंड किया जाना आप सही मानते हैं? क्योंकि इसी टीवी चैनल पे, इसी कार्यक्रम में टीएमसी के प्रवक्ता बैठकर शुरू से डिफेंड करते रहे कि ये सब झूठ है, ये प्रोपेगेंडा है, ये षड्यंत्र है। देखिए सर, जी प्रवीर जी आपकी आवाज लगता है कुछ दिक्कत आई है और आपके लगता है आपका माइक जो है म्यूट हो गया। आपके पास आएंगे चारू जी, आपके पास भी आएंगे, लेकिन प्रकाश चंडाले जी भी हमारे साथ है, उनका भी हम जवाब सुन लेते हैं। प्रकाश जी, आपको क्या लगता है एक बहुत बड़ा फेलियर ये आपको नजर आता है ममता सरकार का? क्योंकि देखिए 13 फरवरी को क्या हुआ, खुद कलकत्ता हाईकोर्ट की तरफ से स्वतः संज्ञान लिया गया। 26 तारीख को कड़ाई के साथ कलकत्ता हाईकोर्ट की तरफ से जब यह कहा गया कि ईडी हो, सीबीआई हो या पुलिस, कोई भी गिरफ्तार कर सकता है, तब उसके 3 दिन के भीतर, पहले 55 दिन तक गिरफ्तारी नहीं हुई, उसके 3 दिन के भीतर गिरफ्तारी होती है, और वो भी संदेश खाली से महज 30 किलोमीटर की दूरी पर। क्या नजर आ रहा है आपको इसमें? एक तरफ से तो इसको निश्चित रूप से सरकार की फेलियर कहा जा सकता है, लेकिन दूसरी तरफ मुझे ये लगता है कि राज्य सरकार ने भी इन 56 दिनों में बड़ी सोची समझी चाल चली। ये शुरू से इस बात को लेकर चलते रहे कि वहां पर विपक्षी आरएसएस का वर्चस्व है वगैरह वगैरह, सब चलता रहा, और परोक्ष रूप से वे अपने ये जो दरिंदे थे उनका एक प्रकार से बचाव करते रहे। मुझे ये बताएं कि इन 56 दिनों में हजारों महिला का, जो पार्टी मां माटी मानुष की बात करती है, उसकी महिला मुख्यमंत्री है, महिला सांसद वहां पर है। मुझे यह बताया जाए कि 56 दिनों में कितनी बार ममता बनर्जी वहां गई या उन्होंने कितने बयान जारी किए। सांसद नुसरत जहां जो वहां पर है, उन्हें तो यह पता नहीं है कि धारा 144 क्या होती है, धारा 174 क्या होती है। उन्होंने कहा कि वहां पे धारा 174 लगी हुई है। 56 दिनों में वहां के स्थानीय सांसद को एक दिन भी वहां पर वैलिड क्वेश्चन किया आपने। मैं प्रवीण जी से एक कमेंट ले लूं क्विक इस पे। प्रवीण जी, ममता बनर्जी अपने अधिकारी को बचाने के लिए सड़क पर बैठने को तैयार हैं, लेकिन संदेश खाली की महिलाओं के आंसू पोंछने को तैयार नहीं है। ऐसा क्यों लगता है आपको? जैसे हम देखें ऐसा ही हाल देखें दिल्ली में हमारे प्रधानमंत्री सबके लिए रोते हैं, संदेश खाली के लिए रोते हैं, उनका आंसू बहता है। मणिपुर हाथरस के लिए नहीं उनका आंसू निकलता है क्या? एक ही हाल है। जैसा आप बोल रहे हैं ना, वैसा हम दिख रहे हैं। जैसे वो बोल रहे हैं, प्रज्ञा जी बोल रहे थे कि हम क्या नहीं बोले, क्या नहीं सुने मणिपुर के बारे में। हम बोलना सुनना में नहीं जाना चाहते, हम देखना चाहते हैं मणिपुर हाथरस में प्रधानमंत्री जी गए या नहीं गए। नहीं, देखिए प्रवीर जी आप लगातार मुद्दे को मणिपुर की तरफ लेकर जा रहे हैं। ये फिर से कंपेयर मणिपुर का मुद्दा नहीं है क्या? नहीं, इस मुद्दे को उठाया गया, ऐसा नहीं है, इस मुद्दे को उठाया गया, सवाल पूछा गया और हर पक्ष से, हर राजनीतिक दल से जिससे सवाल पूछा जाना वो पूछा गया। लेकिन आज जब मुद्दा संदेश खाली का है, महिलाओं की तरफ से जब कहा जाता है कि रात के 12 बजे आधी रात को महिलाओं को उठा कर ले जाया जाता है, उनके साथ बलात्कार होता है, गैंगरेप होता है, यौन उत्पीड़न होता है, तो क्या ये बात आपको नहीं लगती कि इस पर जवाब मिलना चाहिए, एक्शन होना चाहिए? प्रवीर जी, सवाल यह है सिंपल सा। महिला कमीशन आके क्या रिपोर्ट दिया? महिला कमीशन संदेश खाली आए, उन्होंने जाके बोला यहाँ कोई रेप का, यौन उत्पीड़न का कोई मतलब नहीं है, कोई खबर नहीं है उनके पास। क्या वो गलत थे?
क्या वो गलत थे? देखिए, और यौन महिलाएं उत्पीड़न जो का बयान बात दे रही कोई थी क्या नहीं वो कह भी रहा है। गलत थी? महिलाओं ने जो कुछ टीवी महिला कैमरे पे जैसे हमारे बोल रहे हैं, सामने आके यौन बात की उत्पीड़न वो क्या हुआ है। गलत थी? एक मिनट, मूल प्रवक्ता बलात्कार के वीडियो एक मांगते मिनट हैं। सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए। कुछ महिला मुंह में कपड़ा ढाक के बोले हैं कि उनके साथ, उनके पड़ोसी के साथ उत्पीड़न हुआ है उनका। लेकिन ऐसे कमाल। बहुत महिला है जिन्होंने कहा है कि ऐसा कोई घटना घटा ही नहीं है। तो इसको कैसे डिफेंड करें? चारू जी इस पूरे इंसिडेंट को ही क्वेश्चन में लाया जा रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पर जो भी क्राइम हुआ है ना, स्टेट स्पॉन्सर्ड है। आप कहीं और के क्रिमिनल से इसको कंपेयर मत करिए। टीएमसी के कार्यालय की छत के नीचे हुआ है और सालों तक हुआ है। और अगर आप ये इन केसेस को झूठा बता रहे हैं हुआ है तो आपने कुछ कार्रवाई की है क्यों नहीं? अब आप मेरे आपका बीच में सीबीआई मत बोलिए कहाँ और की थी? मेरी बात सुनिए। अब आप मेरी बात सुनिए। हरीरापारा के अंदर एक 13 साल की बच्ची के साथ रेप होता है, उसकी आंखें निकाल दी जाती है, उसके धड़ को काट के फेंक दिया जाता है। ये फरवरी का केस है। सुल्ताना और उसकी 2 साल की बच्ची को बेच दिया जाता है। सेल्दा का केस है। 20,000 रुपए कीमत लगाई गई है एक बच्चे की। टीएमसी के पंचायत के नेता पश्चिम मेदिनीपुर में एक टॉर्चर करते हैं, रेप करते हैं एक विकलांग लड़की को। इस केस के बारे में आपने सुना है? भक्तिपुर का टीएमसी का नेता है, उसके बच्चे ने एक 3 साल की बच्ची के साथ रेप किया। 3 साल की थी वो बच्ची। ये फरवरी के केसेस बता रही हूं मैं आपको, केवल फरवरी के। और ये सारे के सारे केसेस ना अखबारों में रिपोर्टेड। अच्छा प्रवीर जी, आपको अगर विश्वास नहीं हो रहा, अगर चारू प्रज्ञा जी की तरफ से जो जवाब दिया जा रहा है, अगर उस पर आपको विश्वास नहीं हो रहा, चारू जी एक फैक्ट में शेयर करना चाहूंगा। कहने पर तो एफआईआर दर्ज होती है उस प्रदेश में। एक इंफॉर्मेशन में शेयर करना चाहूंगा, फिर मैं चाहूंगा प्रवीर जी इस पर जवाब दे। प्रवीर जी चलिए ठीक है, चारू प्रज्ञा जी जो आप बोल रही हैं उस पर आपको विश्वास नहीं हो रहा, लेकिन उत्तम सरदार और शिबू हाजरा की जब गिरफ्तारी हुई तब तो आपको पता होगा ना, जिस महिला के आरोप पर गिरफ्तारी हुई, पहले यौन उत्पीड़न का जो मामला है वो एफआईआर में नहीं जोड़ा गया था, धारा को नहीं जोड़ा गया था। लेकिन गिरफ्तारी के बाद जब मजिस्ट्रेट के सामने उसी महिला की पेशी होती है, उसके बाद यौन उत्पीड़न का मामला शिबू हाजरा और उत्तम सरदार के खिलाफ जोड़ा जाता है। तब क्यों यह मामला सामने आया? अगर आप बोल रहे हैं कुछ हुआ ही नहीं है ऐसा। नहीं, मैं कहीं नहीं, कभी नहीं बोला कुछ हुआ नहीं। सबसे पहले तो हाथ जोड़कर माफी मांगिए, माफी मांगिए। तो जरूर हुआ है। अब आप मान रहे हैं ना कुछ तो हुआ है। माफी आप मेरे से नहीं मंगा सकते, ऐसा बात नहीं है। माफी मांगना है तो प्रधानमंत्री को माफी मांगना है कि मैं मणिपुर नहीं गया, मैं हाथरस नहीं गया, मैं उन्नाव नहीं गया, मैं कठुआ नहीं गया। प्रधानमंत्री को माफी मांगना चाहिए। मैं कोई टीएमसी का प्रवक्ता नहीं हूं कि मैं माफी मांगू। तो हर जगह की जिम्मेदारी की और एक्शन ले रहे हैं। आपकी मैं टीवी के सामने बैठा हूँ। मैं कोई टीएमसी का प्रवक्ता नहीं हूँ कि मैं टीएमसी का। पर आप बीजेपी के प्रवक्ता है, आपके प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री मणिपुर के बाद भी एक शब्द नहीं बोलते, क्यों नहीं बोलते? लैंड ग्रैबिंग का मामला हो, ड्रग डीलिंग का मामला हो या महिलाओं के यौन शोषण का मामला हो। ड्रग का बात मत करो प्रज्ञा जी। गुजरात देखो, गुजरात में ड्रग का खेती होता है। गुजरात ड्रग का पूरा गड़बड़ चुका है। देखिए, अगर ऐसे आइसोलेटेड एग्जांपल से हम बात करेंगे तो हमारा मूल विषय जो है उस पर हम बात नहीं कर पाएंगे। हमारा मूल विषय क्या, गुजरात में क्या हो रहा है? रवि जी, हमारा मूल विषय क्या था कि पश्चिम बंगाल में जो स्थितियां अभी हैं उसमें ये सारा मामला क्या सिर्फ पॉलिटिक्स तक रहेगा या फिर इसमें जस्टिस भी होगा? प्रकाश चंडालिया जी, अब बात घुमा फिरा के यहीं पे आती है कि चूंकि एक चुनावी माहौल भी है इस वक्त देश में और ये विषय भी उठा है पश्चिम बंगाल में, क्या आपको लगता है कि जिस तरह से पश्चिम बंगाल सरकार अभी तक एक्शन करती रही है ये मामला कंक्लूड होगा? क्योंकि इसमें जो प्राइम जो आरोपी अक्यूज्ड है वो टीएमसी के पार्टी से जुड़ा हुआ नेता है, एक ठीक ठाक नेता है जिसका रसूख है उस इलाके में, तो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उस पार्टी और सरकार की ही बनती है। देखिए, ये मामला अगर कंक्लूड होना तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये मामला कोर्ट की अदालत में है और फिलहाल सीबीआई के पास में है। और अगली बार जब ये है कि वो ईडी भी इसके लिए जा रही है, इसकी गिरफ्तारी मांगेगी, उसके बाद बहुत सारे केस खुलेंगे। और मैं ये बता दूं कि अगर ये कंक्लूड भी होगा तो एक नया अध्याय जुड़ जाएगा। बंगाल को दरअसल विकास की आवश्यकता है। 4 दिन पहले केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने यहाँ पे कहा था कि पुराने दिनों में पश्चिम बंगाल का देश के विकास में 24% हिस्सा था, जो आज घटकर मात्र 3.5% रह गया है। प्रधानमंत्री यहाँ पर आकर के 24,000 करोड़ की सौगात दे रहे हैं।
और बहुत कुछ दे रहे हैं, बंगाल के विकास की बातें कर रहे हैं, लेकिन बंगाल की सरजमीन जिसे विकास की तस्वीर बनानी चाहिए थी वो आज हिंसा में लिपटी हुई है। सत्तारूढ़ पार्टी के लोग अपने लोगों को संरक्षण दे रहे हैं, मां माटी मानुष के साथ अत्याचार हो रहा है। जब तक ये कंक्लूड नहीं होगा, ये खत्म नहीं होगा, हमारे राज्य का विकास नहीं होगा। सबसे गौरवशाली प्रदेशों में भारत के हमारे प्रदेश का नाम रहा है, लेकिन आज दुर्भाग्य इस बात का है कि हमें 34 वर्षों के वामपंथी शासन में दूरबीन देखने पड़े और आज 13 वर्ष लगभग इस सरकार को इस पूरे विषय पे लगातार बयानबाजी जारी है। और देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने हिसाब से इस पर अपनी बात रख रही है, लेकिन मूल सवाल यही है कि संदेश खाली का सच क्या है और जिन महिलाओं ने ये गंभीर और बहुत ही संवेदनशील आरोप लगाए हैं उनकी क्या निष्पक्ष जांच होगी और क्या इस पूरे मामले में उनको न्याय मिलेगा। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न अगर इस विषय को लेकर है तो वो यही है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।